अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैनल हमने फीमेल्स की गाइडेंस के लिए बनाया है और इसमें हमारी कोशिश है कि हम उनको तमाम वो बातें गाइड करें जो उनके लिए प्रेगनेंसी से रिलेटेड हों या मदरहुड से रिलेटेड हों। इस तमाम एफर्ट में हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया है क्वेश्चन आंसर्स का, जो कि पिछले हफ्ते में कैरी ऑन नहीं कर पाई, लेकिन आज मैं उस वीडियो को लेके चलूंगी जो कि पार्ट 8 है उसका। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, योर क्वेश्चंस एंड आवर आंसर्स, यानी कि आपके सवालात और हमारे जवाब। अहमद अनवर ने पूछा है कि मुझे 24 वीक है और रात को नींद बहुत मुश्किल से आती है, बेचैनी और टांगों में शदीद पेन हो जाता है और खारिश भी स्टार्ट हो जाती है पूरी बॉडी, और काइंडली इसका कुछ सोल्यूशन बताएं ताकि इजीली मैं अपनी नींद पूरी कर सकूं अपने टाइम पे। अच्छा, आप ऐसे करें कि पहले तो हमारी वो वीडियो देखिए जिसमें हमने टांगों में दर्द की एक्सरसाइज बताई है, उससे आपको जो टांगों में दर्द है उसका सुकून आ जाएगा और आपको 90% पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ उसी से नींद अच्छी आ जाए, क्योंकि जब टांगों में पेन होती है तो सारी रात फीमेल डिस्टर्ब रहती है और उसको नींद नहीं आती। और सेकंड बात यह है कि आप अपने सोने का पोस्चर ठीक करें। मैं इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सोने के बारे में एग्जैक्ट पोस्चर बताऊंगी और उससे आपको हेल्प मिलेगी। मारिया सदीक ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम, आई एम रेगुलरली आपकी वीडियोस देखती हूँ और पसंद भी करती हूँ। मेरे 40 डेज पहले बेबी बॉय हुआ, 9 मंथ स्टार्ट कंप्लीट थे 37 प्लस में, बट मुझे पता ही नहीं चला उसने अंदर ही पोटी कर दी थी जिसकी वजह से IUD हो गया। आई लॉस्ट माई बेबी, प्लीज बता दें कि बेबी जब अंदर पोटी कर देता है तो कैसे पता चलता है। जी, आपको 9th मंथ में हर वीकली अल्ट्रासाउंड करवाने चाहिए ताकि आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता हो और पता चले कि बेबी क्या कर रहा है और किस पोजीशन में है। और अगर आप रेगुलर अल्ट्रासाउंड नहीं करवाती तो आप इग्नोरेंट रहती हैं और इस तरह के हादसात होते हैं। मुझे आपके नुकसान के ऊपर बहुत ज़्यादा अफसोस है। अल्लाह आपको सेहतमंद बेबी अता करे। मेमूना नूर ने पूछा है कि जो आपने एक्सरसाइज बताई हैं फॉर बेबी हेड फिक्सिंग की, वो 37 वीक के बाद कर सकते हैं क्या? राइट नाउ आई एम 32 वीक प्रेग्नेंट, प्लीज हेल्प। जी, इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग 37 वीक के बाद या 36 वीक के बाद उसको स्टार्ट कर दें। शुरू में आप लेस नंबर्स करें हर एक्सरसाइज के, ताकि आपको बॉडी पे फालतू के गिल्ट ना पड़ जाए या आपको एक्स्ट्रा थकावट ना हो जाए, और आहिस्ता आहिस्ता आप उनकी मिकदार को बढ़ाना शुरू कर दें। जैसे डीप स्क्वाट्स की बात है, वो पहले आप 5 मिनट शुरू कीजिए, उसके बाद आप उसको 15 मिनट तक लेके जाएंगी 40th वीक तक। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सोहा स्वीट ने पूछा है कि, और थर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर बेबी सही पोजीशन पे आ जाए 8 मंथ में तो फिर भी वॉक और स्टेयर चढ़ना चाहिए, पोजीशन में चेंजिंग तो नहीं होगी ज्यादा वॉक से? नहीं, वॉक से चेंजिंग नहीं होती, बल्कि आपका जो बोन एरिया है वो खुलना शुरू हो जाता है और आपका जो प्रोसेस है वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसलिए वॉक करने से कुछ नहीं होता। और सीढ़ियाँ चढ़ने के बारे में भी यही बात है कि वो आपकी पोजीशन जब फिक्स हो जाती है तो फिर वो दोबारा से ब्रीच नहीं होती, क्योंकि उसके बाद फिक्सिंग के काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ने से अवॉइड करना चाहती हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन बाकी एक्सरसाइजेज आपने ज़रूर करनी है। उम्मे रुमान ने पूछा है कि मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तो डेट आ जाती है, जबकि मैं बीवी ठीक है, प्लीज इस बात का कोई हल बताएं। जी, आप हमारी वो प्लेलिस्ट देखिए जिसका नाम है कि हाउ टू गेट प्रेग्नेंट। उसमें हमने टिप्स बताई हैं, ओव्यूलेशन डेट निकालने का तरीका बताया है और आपको बेस्ट पोस्चर्स वगैरह बताए गए हैं। तो आप वो पूरी प्लेलिस्ट देखिए, इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगी। अहमद इजाज ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, न्यूबॉर्न बेबी को कौन से ऑयल से फुल बॉडी मसाज देनी चाहिए विंटर्स में? जी, ऑलिव ऑयल से दे दीजिए क्योंकि वो तासीर गर्म रखता है। समीना अशफाक ने पूछा है कि आई एम इन 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड हैविंग पोस्टीरियर प्लेसेंटा ग्रेड 2, दिस इज माई फर्स्ट प्रेगनेंसी, कैन आई हैव नॉर्मल डिलीवरी? जी, अभी आप वेट कीजिए 36 वीक तक, अगर पोजीशन सेट हो जाती है तो फिर इंशाल्लाह आपकी नॉर्मल हो जाएगी डिलीवरी। रुबाब अतीक ने पूछा है कि अस्सलाम, मेरा सीजर हुआ है, मेरी ड्यू डेट थी 29 अक्टूबर, बट 19 अक्टूबर को सीजर करना पड़ा है। डॉक्टर ने कहा था कि बेबी का सर फिक्स हो गया है और ये लेबर पेन में है, लेकिन तेज दर्द नहीं है और बेबी की जान को खतरा भी हो सकता है। मेरा 39 वीक चल रहा था। डॉक्टर नॉर्मल करने की एक बार भी ट्राई नहीं की, उनको दर्द की टैबलेट वगैरह नहीं लगाई, कुछ भी नहीं किया। बस इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोगों को एक सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए। अगर आप एक प्राइवेट डॉक्टर को दिखा रही हैं तो एक आप
गवर्नमेंट डॉक्टर को रखिए। गवर्नमेंट डॉक्टर जो होती हैं उनको आपके साथ नॉर्मली पैसों का लालच नहीं होता, या उनका सिजेरियन के अंदर बेनिफिट नहीं होता, या परसेंटेज नहीं होती, तो वो आपको ज़्यादा सही मशवरा देती हैं। अगर आपने सेकेंड ओपिनियन ली होती तो फिर आपके साथ ये ना होता, और अगर इवन आपने मुझे पहले बताया होता कि डॉक्टर ने इस सिचुएशन में मुझे ये करने को कहा है, तो भी मैं आपको यही मशवरा देती कि आप सेकेंड ओपिनियन लीजिए। लेकिन अब आप नेक्स्ट टाइम गैप रखिए, और जब दोबारा प्रेग्नेंट हो 2.5 साल का गैप रखिए, उसके बाद 2 डॉक्टरों के साथ कंसल्ट कीजिए। तैयबा तोनियो ने पूछा है कि इस्लाम मैम, मुझे ये पूछना है कि मेरा वाटर बैग किस वजह से लीक हो गया था और दर्द थी भी नहीं पर सी सेक्शन हुआ। जी, वाटर बैग लीक होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी कि वाटर बैग लीक होने की क्या पहचान होती है और इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि वाटर बैग अगर लीक हो जाए तो उसके बाद डॉक्टर को सिजेरियन करना ही पड़ता है, क्योंकि उस तरह बच्चा जिस पानी के अंदर मौजूद होता है वो पानी ही नहीं रहता, तो बच्चे की जान को खतरा होता है, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन सप्लाई रुकना शुरू हो जाती है। इसलिए डॉक्टर को फौरन ऑपरेशन करना पड़ता है। असन खान ने पूछा है कि मैम, मेरा अल्ट्रासाउंड में मैंने 19 को अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसमें 35 वीक आया है और डॉक्टर ने कहा कि आप 32 वीक हुए हैं। मेरी LMP डेट 28 फरवरी, प्लीज गाइड मी कि मेरी डिलीवरी किस हिसाब से होगी, मेरा कौन सा वीक चल। आपकी EDD बनती है तकरीबन 5 दिसंबर, तो उस हिसाब से आप अपना वीक निकाल लीजिए। मरियम मुश्ताक ने पूछा है कि मैम, एग बिल्कुल सही है, मैं फिर कंसीव नहीं कर पा रही, क्यों? तो आपको अपनी ओव्यूलेशन डेट नहीं पता होगी, और इसके अलावा आप अपने हस्बैंड का भी टेस्ट करवाइए कि कितने % उनके स्पर्म्स जिंदा है और कितने % एक्टिव हैं और कितने % डेड हैं। तो ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हिना अकबर ने पूछा है कि हेलो मैम, मेरे 2 बच्चे हैं, अब मैं बच्चों में वक्फा करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। जी, आप हमारे प्लेलिस्ट देखिए जिसमें हमने लाइव सेशंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें जो फैमिली प्लानिंग के नाम से लाइव सेशन किया गया है, उसमें हमने काफी सारे मेथड्स बताए हैं। आप उसमें से कोई भी एक मेथड चूज कर लीजिए। अंबर वैस ने पूछा है कि मेरी LMP 6 जनवरी थी और मेरा फर्स्ट बेबी है, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक मेरी EDD पहले 31 अक्टूबर थी, अब 9 नवंबर है। मेरा सवाल ये है कि मैं लेबर पेन कब तक होगी और मेरी डेट में इतना डिफरेंस कैसे आ गया है? आंसर जरूर दीजिए प्लीज, थैंक यू। अगर आपकी LMP 6 जनवरी थी तो उस हिसाब से आपकी EDD बनती है 13 अक्टूबर। लेकिन अगर आपका अभी तक बेबी नहीं हुआ तो मैं हैरान हूँ कि डॉक्टर ने इसके बारे में प्रोसेस क्यों नहीं किया। और अगर आपको अपनी LMP ठीक से याद नहीं है तो फिर आप डॉक्टर की कही हुई डेट के हिसाब से चलिए, अदरवाइज 6 जनवरी के हिसाब से तो आपकी लास्ट डेट गुजर चुकी है। हुमा मुगल ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा कुछ क्वेश्चंस हैं, होप आप सबके जवाब देंगी। मेरी लास्ट मैचुरेशन डेट 18 फरवरी है, इस लिहाज से मेरी EDD कब बनती है? कुछ डॉक्टर कहते हैं 36 वीक स्टार्ट हो गए हैं, कुछ कहते हैं 35 वीक है, समझ नहीं आती। जी, आपकी तकरीबन 25 नवंबर आपकी तकरीबन EDD बनती है और उस हिसाब से आप अपना वीक निकाल लीजिए। 35 वीक में मुझे ब्राउनिश एंड रेड कलर का काफी डिस्चार्ज हुई, पेन भी काफी थी। उससे डॉक्टर के पास गई तो उन्हें नॉर्मल चेकअप किया और कहा 2 फिंगर्स तक ओपन हो चुका है। उन्होंने पेन रोकने के इंजेक्शंस लगा दिए। अब कह रही हैं कि वेट करें दोबारा पेन स्टार्ट होने के लिए। मेरे को मसला तो नहीं, हल्का हल्का पानी भी आ रहा है। जी, डॉक्टर आपको ठीक से मॉनिटर कर रही हैं, क्योंकि कई दफा ऐसे होता है कि आप पेन में रहती हैं और मुंह बहुत आहिस्ता आहिस्ता खुलता है। डॉक्टर ने आपकी पेन रोकी इसलिए है कि आपका जो दोबारा से पेन स्टार्ट होगी तो फिर थोड़ी स्पीड के साथ मुंह ओपन होगा और आपको कम प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप डॉक्टर के साथ इन टच रहिए और अपना एक अल्ट्रासाउंड या उनसे एक इंटरनल चेकअप दोबारा करवा लीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि बच्चे की जान को तो कोई खतरा नहीं है। फैसल शहजाद ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरी प्रेगनेंसी फीटस में एबनॉर्मलिटी किस वजह से आती है? जी, इसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। इसमें एबनॉर्मलिटीज की सबसे बड़ी जो रीजन है वो जेनेटिक होती है कि कई दफा क्रोमोसोमल नंबर ठीक नहीं आता और बच्चे में एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं और नेचर की ऐसी एफर्ट होती है कि एबनॉर्मलिटीज को वो फेवर नहीं करती और ऐसा बच्चा मिसकैरेज हो जाता है उसका और वो इजेक्ट हो जाता है। लेकिन उसके अलावा कुछ एबनॉर्मलिटीज की जो रीजंस हैं वो मुख्तलिफ किस्म की ड्रग का इफेक्ट हो सकता है। अगर बच्चे का ब्रेन ठीक से डेवलप ना हो तो वो भी रीजन हो सकती है। तो इस तरह की काफी सारी रीजन होती हैं। शगुफ्ता जुनैद ने पूछा कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा 9th मंथ स्टार्टिंग है और मुझे लोअर बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो गया है।
बहुत दवा करवाई पर थोड़ा आराम फिर रिटर्न आ जाता है, तो मैम इसका कोई सोल्यूशन क्या है? जी, आप डॉक्टर को चेक करवाइए और आपको इसके बारे में प्रॉपर मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि आपको जब पानी पड़ेगा तो फिर आपको पेन होगी और आपको पस पड़ सकती है और आपके लिए खतरा हो सकता है। तो अगर आपको एक डॉक्टर से आराम नहीं आया तो आप डॉक्टर चेंज करके देख लीजिए। समिया खान ने पूछा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेबी गर्ल हुई है, बहुत स्वीट एंड क्यूट है इन वीक 41, बट मेरा सी सेक्शन, आई एम बेटर नाउ एंड माई डॉल इज परफेक्टली फाइन। अल्लाह का शुक्र है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने आपको रहमत से नवाजा है। और कोई बात नहीं, आप ठीक हैं, बेबी ठीक है, तो सिजेरियन के लिए आप वरीड ना हो। खदीजा मुनव्वर ने पूछा कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, कि उसे यूरिन आया हो और मेरी प्राइवेट प्लेस में बहुत इचिंग होती है, इसकी वजह से मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये नॉर्मल है या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जी है तो ये नॉर्मल, लेकिन अगर आप मुझे अपना वीक और मंथ बता देती तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। और अगर आपके लास्ट मंथ चल रहे हैं तो फिर तो आप इसको इजी लीजिए, लेकिन अगर आपके अर्ली मंथ चल रहे हैं तो आप डॉक्टर को जाके दिखाइए और इसके लिए मेडिसिन लीजिए। माही शाही ने पूछा है कि मेरी बेटी 5 मंथ की है, उससे सीने में इन्फेक्शन है, कोई टिप बता दीजिए जिसकी वजह से सारा रेशा निकल जाए। जी, आप उसको स्टीम दिलाइए और पानी के अंदर जब आप बॉयल करती हैं उसमें थोड़ी सी विक्स ऐड कीजिए और बच्चे को 2 टाइम आप उसको स्टीम दिलाइए, स्पेशली जब वो सोया हो, ताकि वो सुकून के साथ स्टीम ले सके। और ये भी ध्यान रखिए कि बच्चे को ज़्यादा सेक ना पड़े, ताकि उसके मुंह पे कोई जलन वगैरह के निशान ना बन जाए। सारा शब्द ने पूछा है कि मैम आप अपनी सेकंड लास्ट वीडियो में विंटर वाली में बच्चों को नेबुलाइज का कहा, बट प्लीज़ ये भी बता दें कि बच्चों को एक दिन में कितनी बार, कितने मिनट्स और कैसे नेबुलाइज करते हैं। आई मीन सही वे क्या होता है, बिकॉज बाज़ मशीनों में डिटेल नहीं दी होती। जी, ये बच्चे की एज के ऊपर डिपेंड करता है। 3 टाइम आप दिन में बच्चे को नेबुलाइज करवाइए, लेकिन सेलाइन की रेशो और जो दूसरी रेशो है वो आप डॉक्टर से बच्चे के वजन और एज के हिसाब से प्रेस्क्राइब करवाइए फिर दीजिए, क्योंकि जितनी बच्चे की एज होती है डॉक्टर उस हिसाब से रेकमेंड करते हैं। फायजा शोएब ने पूछा है कि मेरी LMP 26 मार्च अल्ट्रासाउंड में 31 वीक आए हैं, बट मैं लगती नहीं हूँ, मेरा 8 मंथ स्टार्ट है और डॉक्टर कहती है कि बेबी वीक है। आज मैंने दाई को दिखाया है, वो कहती हैं कि कैलकुलेशन गलत है, 7 स्टार्ट हुआ है। मैं बहुत परेशान हूँ कि किसकी बात मानूं, बेबी वीक है, तभी मेरी टमी ज़्यादा बाहर नहीं है और लोग मुझे देखकर कहते हैं कि लगता ही नहीं है कि मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज हेल्प। आपकी EDD तकरीबन 2 जनवरी बनती है, उस हिसाब से आप अपना वीक निकाल लीजिए। और जहाँ तक आपके बच्चे के वीक होने का सवाल है तो आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। आप बच्चे के पानी का भी चेकअप करवाइए और डॉक्टर के साथ टोटल इन कंसर्न रहिए। बाकी देखने में कई लोगों का तो भी नहीं लगता, जिनके हिप्स थोड़े चौड़े होते हैं तो बच्चा उनका बाहर की तरफ नहीं आता, हिप्स के अंदर फिक्स होता रहता है, इसलिए उनका पेट ज़्यादा नुमाया नहीं होता। मैंने आपको नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं बता सकती कि क्या आपकी हिप्स वाइड हैं या नहीं है। तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा कंसीडर करें तो आप परेशान ना हो। लेकिन आपको जो मेरी वीकली वीडियोस हैं उसके हिसाब से बच्चे के वेट को मैच कीजिए, अगर उसमें कम है तो फिर आप परेशान हो जाइए। मुश्तबा खान ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने अक्सर सुना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब पेट पे डायरेक्ट हाथों से खारिश करने से आफ्टर डिलीवरी निशान बन जाते हैं, इसके लिए कुछ बता दें। मेरी प्रेगनेंसी को 2 मंथ है। जी, 4th मंथ के बाद से आप कोई अच्छा मॉइस्चराइजर या ऑयल लेकर उसका मसाज करें, क्योंकि खारिश ना भी करें आप तो जब आपकी स्किन को जगह ज़्यादा चाहिए होती है तो वो थोड़ा इस तरह के निशान बन जाते हैं जो टीयरिंग निशान होते हैं और ये बढ़ने ही होते हैं। लेकिन अगर आप अपने जिस्म को वेल मॉइस्चराइज रखें तो ये निस्बतन कम पड़ते हैं और रिकवर होने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप इसको ड्राई होने दें या इसका ध्यान न रखें तो फिर ये परमानेंट हो जाते हैं और बाद में आप इसके ऊपर जो मर्जी क्रीम लगा लें ये नहीं जाते। फहमीदा देशमुख ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम, मुझे 37 वीक चालू है, मेरे 2 सी सेक्शन हुए हैं, का 3rd नॉर्मल के चांस हैं, बेबी नीचे की तरफ है पर अभी तक कोई पेन नहीं है। मैंने डॉक्टर ने सीजर करने का कहा है 7 नवंबर तक, क्या ये सही डिसीजन है? बेबी वेट भी ज़्यादा है, प्लीज़ रिप्लाई। बेबी वेट ज़्यादा हो, 8 पाउंड से ज़्यादा हो तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ता है। और दूसरी बात, आपने मुझे ये नहीं बताई कि जो लास्ट बेबी आपका हुआ था उसके और अब वाली प्रेगनेंसी के बीच में कितना गैप है। अगर ये 2.5 साल से ज़्यादा गैप है तो फिर नॉर्मल के चांस हो सकते हैं, और वो भी इस सूरत में कि अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ या हाइपरटेंसिव आप ना हो तो। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम्स हों तो फिर डॉक्टर आपकी हिस्ट्री को देख के आपको फ़ौरन ऑपरेशन ही रेकमेंड करते हैं। अनीला मलिक ने पूछा है कि मैम मुझे
मुझे PCOS है बट मेरे एग्स मैच्योर हैं और मुझे कंसीव करने के लेकिन नहीं हो रहा कि मैं क्या करूं शादी 2 साल के। जी आप हमारी PCOS वाली वीडियो देखिए, उसमें हमने उसके बारे में सब बातें डिटेल से बताई हैं। तैयबा परवीन ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसी हैं आप मैम? अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, शुक्रिया इसके लिए। मैंने पूछना था कि बेबी को कम से कम कितने देर बाद पूइन स्टूल पास करना चाहिए? जी बेबी जब पैदा होता है उसी दिन बच्चा ब्लैक कलर का एक लिक्विड निकालता है जो डार्क ग्रीनिश सा होता है और वो उसी दिन निकालता है, और जब वो टोटली निकल जाता है उसके बाद बच्चे के मोशन का कलर ठीक हो जाता है और वो रेगुलर मोशन पे आ जाता है। और आपने पूछा है कि और क्या ब्रेस्ट फीड से भी बेबी को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है? जी बेबी को कॉन्स्टिपेशन होना इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ज्यादातर बच्चे को सेहतमंद करती है, वीक नहीं करती, लेकिन जो मोशन होते हैं वो बच्चे को वीक करते हैं। अगर ब्रेस्ट फीड से बेबी को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है तो क्या प्लीज बताइए कि ब्रेस्ट फीड के दौरान कौन सी ग़िज़ाएं खानी चाहिए? जी इसके लिए हमने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने दूध बढ़ाने वाली खुराकें बताई हैं और उसमें सारी चीजें मेंशन की हैं कि कौन सी चीजें बच्चे के लिए अच्छी हैं और कौन सी नहीं। वैसे मैं आपकी डिलीवरी की बहुत खाने पीने की वीडियो देख चुकी हूँ और बाद खाने पीने की, और जो अवेलेबल हैं मैं खा रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बेबी ने 8 डेज से पोटी नहीं की। क्या ये खतरे की बात है? जी 8 डेज बहुत ज्यादा है। आप उसको फौरी तौर पर पहले किसी ऑयल के साथ उसका टमी मसाज कीजिए और उसको थोड़ी बहुत टांगों से एक्सरसाइज करवाइए और डॉक्टर को जाके इसका चेकअप करवाइए, क्योंकि 8 दिन ज्यादा होते हैं, इतनी देर बच्चा पोटी नहीं रोकता। मेरा बेबी 30 डेज का है मैम। एक और बात है कि डिलीवरी के बाद मेरी बेली, आर्मपिट और प्राइवेट पार्ट्स की स्किन का कलर डार्क हो गया है, प्लीज कुछ बताएं कि ओरिजिनल हो जाए। जी कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा, इसके लिए आप परेशान ना हो। स्ट्रेच मार्क्स के लिए अब आप कुछ नहीं कर सकती। जब पहले आपकी जो प्रेगनेंसी का 4th मंथ था तब से आपको इसकी केयर करनी चाहिए थी। आमिर नदीम ने पूछा कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा क्वेश्चन है कि मेरी लास्ट मेंसेस डेट 27 फरवरी थी, उस हिसाब से अक्टूबर 27 को मेरे 9 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी तक पेन स्टार्ट नहीं हुई। एक्सरसाइज भी करती हूँ, वॉक भी करती हूँ, रिजल्ट तो क्या आंसर दे मैं? पेन कब स्टार्ट होंगी? जी आपने जो अगर हमारी लास्ट वीडियो देखी हो जिसमें हमने पेन इंड्यूस कराने वाली एक्सरसाइजेस बताई हैं उनको आप फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्द आपको पेन स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर ना भी हो तो आप लोग घबराया ना करें, जो अल्लाह ने लिखा होता है वही होता है। हैदर नकवी ने पूछा कि अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगी, अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता फरमाए, आमीन। मैम मेरा सवाल ये है कि अगर बेबी की पोजीशन उल्ट जाए, नॉट रेस्ट बट जस्ट हम उल्टा लेटते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर है तो क्या करना चाहिए? वेटिंग फॉर योर आंसर। जी आप अपना मंथ बताइए। और दूसरा, उल्टा लेटना तो बिल्कुल प्रेगनेंसी में अलाउ नहीं होता, तो आप मुझे ये कौन से मंथ की बात बता रही हैं, जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए। रफ़ी दीन ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा बच्चा नीचे की तरफ है, बहुत होता है, इसकी क्या वजह है? मंथ 6 है। जी अपनी अपनी बॉडी की शेप होती है और अपना अपना बॉडी स्ट्रक्चर होता है। सिद्रा नसीर ने पूछा है कि मैम मेरे बेबी की 9 आंखों में डिफरेंस है, एक आंख छोटी है और एक बड़ी है, क्या ये नॉर्मल है? जी आपका बेबी कितना है? अगर छोटा है तो कुछ अर्से बाद वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर बेबी थोड़ा बड़ा हो चुका है तो फिर मे बी ये एक परमानेंट डिसऑर्डर हो। लेकिन अगर आपका बेबी 1 साल से छोटा है तो फिर आप परेशान ना हो, बच्चे के अभी मसल्स वगैरह डेवलप होंगे तो वो ठीक हो जाएगा। सिद्रा सफ्तर ने पूछा कि अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा बेबी 3 मंथ का हो गया है, जिसमें आपकी वीडियोस बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई हैं, इसके लिए बहुत थैंक्स। किया हर मसले के हल आपकी वीडियोस में मौजूद होते हैं। मैंने पूछना ये था कि मैं अपने बेबी को 4 मंथ में कुछ खिलाना स्टार्ट कर सकती हूँ? क्या चीज़ स्टार्ट में खिलाऊँ? अब सिर्फ मेरी फीड लेता है। जी आप हमारे 4th मंथ वाले बेबी की वीडियो देखिए, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा सिद्रा सफदर ने पूछा है कि जिक्रा आजमत ने पूछा है कि डॉक्टर ने बोला C सेक्शन ही होगा, मेरा अल्ट्रासाउंड से 37 ऑपरेट करके करवा सकते हैं? जी आप डॉक्टर से इसके बारे में सजेशन दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी बिल्कुल भी किसी रिपोर्ट का नहीं पता, तो मैं आपसे सिर्फ सुन के किस तरह से आपको बता सकती हूँ। सायरा सफ्दर ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, 32 years old and my baby is 3 months and have C-section. After 2 years I'll be 34 or 35, so that I'll be easy to conceive again without any problem. I mean, age factor is important to conceive again or not? जी within 36 years आप इस एज में होती हैं कि आप दोबारा कंसीव करें। 36 ईयर के बाद कुछ हार्मोनल चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे थोड़ी सी आपका जो जिसे कहते हैं आपकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है।
सिद्रा मरियम ने पूछा है कि मैम अस्सलाम वालेकुम, मेरी डिलीवरी हुई है, उसके बाद मेरा बीपी हाई है और हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा है, थायराइड टेस्ट क्लियर है और चेस्ट एक्सरे भी, प्लीज़ पल्स रेट वाज 140-130, बीपी कम करने के बाद भी ज़्यादा है, मुझे कब तक परहेज़ करनी चाहिए? मैं बेबी को फीड कराती हूँ, क्या अल्प्राजोलम और कनकोर से उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? प्लीज़ मैम बता दें कि फर्दर मुझे क्या करना चाहिए, हार्ट बीट क्यों तेज़ है? पहली बात तो ये कि अपने दिमाग को बिल्कुल आप शांत कर दीजिए, बिल्कुल पुरसुकून रहिए, क्योंकि आप जितना सोचेंगी तो आपको ये मसला होगा। सेकंड चीज़, आप की एज इतनी नहीं है अभी, अगर तो आप अपनी नींद प्रॉपर लीजिए। कई दफ़ा जब बच्चा पैदा होता है और आपका जो नींद नहीं पूरी होती तो आपका बीपी डिस्टर्ब हो जाता है। वो एक्चुअली आप हाइपरटेंसिव नहीं होती, लेकिन आपको नींद ना पूरी होने की वजह से इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। यूजुअली आप अपनी जब नींद पूरी कर लेती हैं और दिमाग को टेंस नहीं रखती तो आपकी ये जो मामूली सा ब्लड प्रेशर में मसला है ये सॉल्व हो जाता है। आप मेरे कहने के ऊपर अपने आप को डीप स्लीप दीजिए, सुकून के साथ सोइए, उसके बाद आप देखिए कि क्या आप में फ़र्क आया है नहीं। अगर नहीं आया तो आप फिर ये दवाइयाँ खाती रहें और इन दवाइयों से बच्चे की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वकास भट्ट ने पूछा है कि मैम आपसे पूछना है कि 1 मंथ हुआ है मुझे बेटे की पैदाइश का, मेरे बैकबोन में बहुत दर्द रहता है, उठते बैठते कुछ बताएं। जी, क्या आपकी बैकबोन में इंजेक्शन लगा है? क्या आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है या आपकी डिलीवरी सिजेरियन से हुई है? मुझे कुछ इसके बारे में गाइड कीजिए ताकि मैं आपको इसके बारे में कुछ बता सकूं। फाजिल शोएब ने पूछा कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा 31st वीक है, मुझे वजाना में बहुत खारिश होती है और साइड पे दाने हो गए हैं, क्या करूं? बार बार यूरिन आता है, जगह वेट रहती है। जी, यूरिन आना तो कॉमन फैक्टर है, लेकिन अगर दाने हो गए हैं तो आप एक दफा डॉक्टर को चेक करवाएं। वो में भी आपको कोई एक्सटेंडर लगाने के लिए कोई दवाई दे जिससे आपको इस प्रॉब्लम से रिलीफ मिल जाए। फवाद अहमद ने पूछा है कि इस्लाम कैसी है मैम? जी, मैंने आपसे पूछना था कि मेरा एक दफ़ा मिसकैरेज हुआ था, मैंने अब सारे टेस्ट करवाए हैं लेकिन ऑल रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, कोई मसला ही। फिर मेरा मिसकैरेज क्यों हुआ? आपके पास कोई आइडिया है तो प्लीज़ मुझे बताएं। मुझे बस ये टेंशन है कि मुझे नेक्स्ट हैपन ना हो, प्लीज़ मस्ट रिप्लाई मी। जी, आपकी मिसकैरेज की रीज़न क्या थी? अगर आप मुझे ये भी बता देती तो बेहतर था, लेकिन आप अल्लाह पे यकीन रखिए, ज़रूरी नहीं कि एक दफ़ा ऐसे हुआ है तो दोबारा भी ऐसे ही हो। अल्लाह ताला से बेहतर की उम्मीद रखिए, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको नॉर्मल और सेहतमंद बेबी अता फरमाए। जरीना कौसर ने पूछा कि अस्सलाम वालेकुम, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कब से खजूरें खानी स्टार्ट कर देनी चाहिए और कितने? नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोई दुआ भी पढ़नी जाती है। मेरा 7.5 मंथ चल रहा है, सोने में बहुत मुश्किल होती है, मैं पिलो को यूज़ कर सकती हूँ और अगर कोई कर सकती हूँ तो किस तरह से? जी, आप पिलो का यूज़ इस तरह से कर सकती हैं कि अपने बाजू के नीचे रख सकती हैं, अपनी लेग के नीचे, जिस आप साइड की तरफ लेटें और साथ अपनी टांग के नीचे तकिया रखिए। उससे ये होता है कि आपके पेट पे आगे की तरफ दबाव नहीं पड़ता और आपको ज़्यादा एचेस नहीं फील करने पड़ते। तो इस तरह के आप पोस्चर्स करके देखिए और स्पेशली वो पोस्चर जिस पे आपको खुद से ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है उस पोस्चर पे सोइए। बाकी खजूरों का रिलेशन डायरेक्ट नॉर्मल डिलीवरी से नहीं होता, तो ये अगर आपको किसी ने कहा है तो आप उसी से इसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। M2 सता ने पूछा है कि मैम मेरी 31st वीक चल रहा है बट पेट में दर्द है 3 दिन से, डॉक्टर ने नौस्पा लाइक दी है, वो ही खाती रही हूँ बस। हाँ जी, कोई बात नहीं अगर आपने वो खाई है। बाकी जो पेट में दर्द है वो उसके साथ मोशन भी है या खाली दर्द है? अगर खाली दर्द है तो वो प्रेगनेंसी का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर साथ मोशन भी है तो फिर आपको इस तरह की दवाइयाँ लेनी चाहिए। इकरा शाहिद ने पूछा कि अस्सलाम वालेकुम मैम, आपकी वीडियोस बहुत यूजफुल होती हैं। नंबर 1, मेरा सवाल ये है कि मैं 27 वीक और मैं जो भी सालन खाऊं मुझे जलन होती है स्टमक तक, इसलिए मैं दही के साथ खाती हूँ खाना, इस पर वो ले रही हूँ, कुछ और भी बता दें कि जलन ना हो। जी, आप खाना ज़रा अर्ली खा लिया करें और कोशिश किया करें कि खाने के बाद थोड़ी सी हल्की फुल्की वॉक करें और फ़ौरन ही लेटे मत। तो ये टिप्स आप अपने जहन में रखिए। सेकंड, आपने पूछा कि मेरा बेबी बहुत एक्टिव है, बहुत मूवमेंट होती है, तो क्या ये अब एंड टाइम तक इतनी ही मूवमेंट होगी? नहीं जी, इतनी नहीं
होगी। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी, इसका जो पैटर्न है मूवमेंट का वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको उस तरह से फ्रॉलिक मूवमेंट नहीं महसूस होती जो पहले होती थी। आफशा कमर ने पूछा है कि अगर एक दफ़ा पे डॉक्टर एंटीबायोटिक्स दे यूटीआई के लिए प्रेगनेंसी में और 3rd ट्राइमेस्टर में यूटीआई रिपोर्ट हो जाए तो फिर वही मेडिसिन दोबारा यूज कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। एस आगा ने कहा है कि आपकी वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं, मेरी प्रेगनेंसी के शुरू से आपकी वीडियोस देखती रही हूँ, थैंक यू वेरी मच। और इन्होंने ये भी पूछा है कि मुझे 4th मंथ प्रेगनेंसी में बताया गया कि फीमेल है और 34 वीक्स में अल्ट्रासाउंड करवाया तो बताया कि मेल लग रहा है। फिर कहा कि बच्चे की टांगे इस तरह है कि जेंडर नज़र नहीं आ रहा, मुझे कन्फ्यूजन हो गई है, क्या ऐसा सच में होता है? जी बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि जब बच्चा ज़्यादा छोटा होता है उसके इतने पार्ट्स प्रोमिनेंट नहीं होते हैं और कई दफ़ा बॉडी इस तरह से स्वेल होती है बेबी की कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये मेल है या फीमेल है। कई दफ़ा फीमेल बताते हैं और मेल निकलता है और मेल बताते हैं तो फीमेल निकलता है। लेकिन अगर आप 34 वीक्स के ऊपर जो अल्ट्रासाउंड कराती हैं वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। आप बच्चा जब अपनी पोजीशन ले लेगा तो आप एक और अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए ताकि आप उसकी एग्जैक्ट जेंडर जान सकें। दिल ज़ाहरा ने क्वेश्चन किया है कि एक क्वेश्चन ये था कि बेबी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा लो फील होती है, अंडर बेली बटन 24 वीक स्टार्ट है, बेबी ब्रीच बताया, मेरी स्टमक पर शदीद बहुत महसूस होता था, थोड़ा बहुत भी खा लेती हूँ तो स्टमक एकदम बहुत हैवी हो जाता है, क्या इस वीक में ऐसी कोई एक्सरसाइज है जिससे स्टमक पर ज़्यादा बोझ ना पड़े? जी अभी आपको एक्सरसाइज नहीं करनी, अगर आपको प्रॉब्लम है तो हल्का फुल्का वॉक करती रहिए, बाकी घर के कामकाज जो थोड़े बहुत रूटीन में होते हैं वो कीजिए। और 24 वीक में अभी बहुत से वीक्स पड़े हैं, अभी से आप इसकी पोजीशन को लेकर परेशान ना हो। इसके अलावा दिल ज़हरा ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मेरा 23 वीक कंप्लीट हो गया है, मेरी LMP 23 में थी, बट जब भी अल्ट्रासाउंड कराती हूँ 8 to 10 डेज पीछे बताती हैं। डॉक्टर प्लीज़ आप बताइए मेरी EDD क्या बनती है? सेकंड 22 वीक्स में मुझे डॉक्टर ने ब्रीच बेबी बताया है, पहले 2 बेबी मेरे नॉर्मल हुए हैं। जी ब्रीच पोजीशन के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 8 मंथ के एंड तक आप वेट कीजिए, अगर तब तक ये पोजीशन ठीक नहीं होती तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ती रहना ताकि आपका बच्चा अपनी सही पोजीशन ले ले और नमाज पढ़ती रहे। और जहाँ तक आपकी EDD का सवाल है तो आपकी EDD तकरीबन 1 मार्च बनती है। सबीना शाह ने पूछा है कि मैम प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर दें, मेरा 9th मंथ पूरे हो गए हैं मगर अभी तक कोई दर्द नहीं है, 2 दिन ऊपर हो गए हैं, मैं क्या करूं? आपको जो एक्सरसाइजेस बताई हैं वो करती रहिए और डॉक्टर के साथ इन कांटेक्ट रहिए। 42 वीक तक भी आप इंतज़ार कर सकती हैं, अगर आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप वेट कर लीजिए, अदरवाइज़ फिर आपको जो डॉक्टर सजेस्ट करे उसको फॉलो कीजिए। इकरा शमशाद ने कहा है कि मोनोक्रोमैटिक डायनामिक ट्विंस के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर दें प्लीज़। जी ट्विंस के बारे में वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर उसके बारे में उससे आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं कोशिश करूँगी कि पर्टिकुलर टर्म्स के साथ भी मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन अभी इस सिलसिले में देर होगी क्योंकि इससे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चंस अभी मेरी क्यू में हैं। मरियम आसिफ ने पूछा कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरी बेटी 17 डेज़ की है, पहले तो ठीक थी, सोती थी मगर 2 दिन से सो नहीं पा रही, न दिन में न रात में, बार बार जाग जाती है, सोते हुए कराहती है, आवाज़ करती है। जी मे भी उसको पेट में दर्द हो, आप उसको एग्जामिन कीजिए, उसे कोई एक्सरसाइज मसाज दीजिए और स्पेशली सोने से पहले दीजिए ताकि उसको रिलीफ मिले और वो सुकून की नींद सोए। हाजरा नज़ीर ने पूछा है कि मैम 34 वीक्स में वाई डिस्चार्ज नॉर्मल है, कभी ज़्यादा और कभी कम? जी ये नॉर्मल होता है और ये जान लीजिए कि डिस्चार्ज ऑल द प्रेगनेंसी होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन 3rd ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा होता है। हाजरा नज़ीर ने पूछा है कि मैम मेरा 34 वीक है, मुझे 29 वीक से डायरिया और वॉमिटिंग प्रॉब्लम है, मेरी रोटी बिल्कुल बंद हुई है, खिचड़ी केला और दही ले रही हूँ, बताएं किसके अलावा? जी सबसे पहले तो आप अपना HB लेवल टेस्ट करवाइए, अगर आपका HB ठीक है तो अपनी आयरन की गोली बंद कर दीजिए और अगर आयरन की गोली बंद करके आपको रिलीफ मिलता है तो आप डॉक्टर से इसका अल्टरनेटिव लीजिए या आप अपनी दवाई का सॉल्ट चेंज करवाइए। मरियम आसिफ ने भी पूछा है कि मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी के वेट 3.2 किलोग्राम है, डिलीवरी के वक्त वो 17 डेज़ की है, मेरा दूध बहुत कम आता है, इसके लिए डॉक्टर ने यूज़ नैनप्रो 1 पिलाने को बोला है, उससे 1 ऑunce बना कर देती हूँ मगर उसके पेट नहीं भरता। ओनली 1 ounce, आपको 2 ounce उसको हर 2 घंटे के बाद देने हैं।
जो छिले के अंदर बच्चा होता है वो हर 2 घंटे के बाद 2 औंस दूध पी लेता है, तो इस तरह आप उसको भूखा रख रही हैं। आयशा अब्बासी ने पूछा है कि मैम प्लीज मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, मुझे पर्सनली आपसे बात करनी है। पर्सनली बात करने के लिए आप मुझे फेसबुक इनबॉक्स कर दीजिए, और अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए। अदरवाइज व्हाट्सएप नंबर मैंने किसी को भी नहीं दिया, तो वो मैं आपको दे नहीं सकूंगी। फैजी 1509 ने पूछा है कि मैम मेरा 30 वीक पर सी सेक्शन हुआ है, कॉज ऑफ वाटर बैग लीक हो गया था, वो 15 डेज की है, 8 दिन नर्सरी में रही अंडर, वो नोज से फीड करती थी, नाली लगाकर अब वो फीड बहुत कम करती है 10 साल तक बस। क्या ये उसके लिए ठीक है? क्या उतना फीड करना चाहिए, ज्यादा फीड? देखिए आपका बेबी अभी बहुत छोटा है, तो उस हिसाब से अगर आप देखिए कि तकरीबन 32 वीक्स का हो गया है, और 32 वीक्स जो नॉर्मल बच्चा होता है वो तकरीबन 41 वीक तक होता है, और वो भी तकरीबन 2 औंस दूध पीता है सिर्फ, तो उस हिसाब से वो ठीक पी रहा है। आप उसकी एज देखिए कि कितनी छोटी है, इससे आप परेशान ना हो, पेशेंस से काम लीजिए। अंबर शहबाज ने पूछा है कि प्लीज आंसर दीजिएगा, अगर मैं आपके साथ अल्ट्रासाउंड शेयर करूँ तो आप पिक देखकर बता सकती हैं कि बेबी के लिए बाबा है या बेबी, क्योंकि पॉटी शूट की पिक क्लियर है बिल्कुल, प्लीज लाजमी बताएं। जी आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं अगर मुझे फुर्सत मिली तो मैं ज़रूर देख के बता दूँ। मारूफ यासिन ने पूछा कि मैम प्लीज़ शॉर्ट सर्विक्स के ऊपर भी वीडियो बनाइए। जी आपका टॉपिक भी मेरे जहन में रहेगा इंशाल्लाह, तो जैसे जैसे मेरे जहन में आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं तो मैं उनके ऊपर वीडियो बनाती रहती हूँ, और कोशिश मेरी ये होती है कि जो 1 से ज़्यादा लोगों ने पूछा है मैं उनको पहले बनाऊँ, और जो सिर्फ कोई 1 आध पर्सन ने पूछा है उसको मैं ज़रा बाद में बनाती हूँ। कमल बारी ने पूछा कि अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम 29 वीक्स प्रेगनेंट और मुझे कमर का थोड़ा इसलिए बहुत ज्यादा पेन होता है, मैं लेट भी नहीं पाती, उठने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्या ये नॉर्मल है? तो इतनी ज्यादा पेन नहीं होती, आप अपने पोस्चर्स चेक कीजिए कि क्या आप सही एंगल पे बैठती हैं, झुकती तो नहीं ज्यादा। अगर आपकी सब ठीक है थोड़ा सा कमर पे मसाज करवाइए, अगर उससे भी आपको रिलीफ नहीं मिलता तो फिर आप डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस कीजिए। वकार ने पूछा अस्सलाम वालेकुम, मेरी बेटी को जॉन्डिस है, उसकी आईज पेल हैं, बहुत येलो थी, अब कुछ बेहतर है, पहले बहुत येलो थी अब बेहतर है, मदर फीड पे है, तो मुझे अपनी डाइट में क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए और कौन सी? जी हमने जॉन्डिस के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है, आप उसको देखिए, उसमें हमने सब कुछ गाइड किया है। मदीना बगदाद ने पूछा है कि इस्लाम, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे बेबी 2 मंथ का हो गया है और उसकी अभी तक नाव ठीक नहीं, उसका कोई हल बता दें प्लीज, और मेरे बेबी से खड़खड़ाहट की आवाज आती है, इसका भी कोई हल बता दें। जी खड़खड़ाहट की आवाज के लिए आपको उसको नेबुलाइज करवाना चाहिए, और अगर उससे आराम ना आए तो आप स्टीम दिला के देखिए, किसी न किसी चीज से फर्क पड़ेगा, ये आपने नोटिस करना है कि उसको किस चीज से फर्क पड़ा है। आयशा तैयब ने पूछा कि इस्लाम मैम कैसी हैं आप? मैंने तो पहले भी क्वेश्चन किया था कि, लेकिन एक और मसला है कि मेरा 7 मंथ स्टार्ट हो गया है, मेरा एग्जाम है तो मुझे यूनिवर्सिटी जाना होता है, मुझे 34 स्टेयर्स हैं, 3 डेज गई हूँ, मुझे प्राइवेट पार्ट में पेन है, बोन में पेन होता है, बाद में हुआ खाया या नॉर्मल है या नहीं? प्लीज आंसर केरा, मुझे बहुत टेंशन है प्लीज, क्योंकि यूटीएस में फर्स्ट बेबी। अच्छा जी, आपने स्टेज चढ़ी और आपको पेन हो रही है तो आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, और ये आपको वजन पड़ा है, और इसके लिए आप अपने किसी फीमेल फैमिली मेंबर से कहिए कि आप वो एड़ी के साथ लोअर पार्ट में दबाए, उससे आपका जो बेबी आपको फील हो रहा है वजन और पेन वो ठीक हो जाएगी। और कोशिश कीजिए कि आप नेक्स्ट टाइम लगातार इतनी स्टेयर्स ना चढ़ें, अगर चढ़नी पड़े तो बीच में पॉज लेके और थोड़ा चढ़ें। आयशा मिनाज ने पूछा कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरी प्रेगनेंसी 27 वीक चल रहा है, मेरा अमनियोटिक फ्लूइड 18 है, मुझे शुगर है, इंसुलिन ले रही हूँ, लेकिन डॉक्टर कहती हैं फ्लूइड कम है, उसके लिए क्या करूँ? शुगर कोशिश कर रही हूँ कंट्रोल करूँ, बट मुझे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, मैं चाहती हूँ, बहुत गुस्सा या रोना आता है मुझे, बीपी नॉर्मल। जी मैं आपकी हालत को बिल्कुल समझ सकती हूँ कि जब आपको प्रेगनेंसी में शुगर हो जाती है तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक होती हैं, आप
किसी से फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाती और आप इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो इसको आपने ही फेस करना है। और अब आप एक अकेली औरत नहीं है, आप एक माँ बनने जा रही हैं। आपको अपने बच्चे के लिए अपने एंगर पे, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना होगा। बहुत समझदारी के साथ आपको अपनी शुगर कंट्रोल करनी होगी ताकि आप एक नॉर्मल बच्चे को बर्थ दे सकें। अगर आपने अपने डिप्रेशन से काबू में नहीं किया तो आप कल को अपने बच्चे को लेकर पछताएंगी। और एक जो डायबिटिक फीमेल होती है वो बार बार बच्चा पैदा करने की कोशिश करे तो उसकी जान को खतरा होता है। इसलिए अगर अल्लाह ने आप पे रहमत की है तो मेरा मशवरा यही है कि आप सब्र बर्दाश्त के साथ काम लीजिए और अपने आप को खुद नेगेटिव फीलिंग से निकालिए। इसका एक आपको मैं बहुत अच्छा हल बताती हूँ कि अकेले मत रहें। और तब आप फरहाना जमाल ने पूछा है कि हाय मैम, मेरा 36 वीक है, सब कुछ नॉर्मल है, बेबी पोजीशन है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, पर मैंने कंट्रोल कर ली है, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। जी, क्या ये आपका पहला बेबी है? अगर पहला है तो फिर डॉक्टर चांस ले सकती है नॉर्मल डिलीवरी के, लेकिन अगर आपका पहले से सेक्शन हो चुका है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हमजा जी ने पूछा है कि मैम, मेरा 22 वीक है और मुझे ब्रेस्ट में बहुत पेन होता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? जी, ये ब्रेस्ट में चेंजेस की वजह से ऐसा होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अलावा हमजा जी ने पूछा है कि मैम, मेरा 22 वीक है और बेबी नीचे फील होता है, दर्द बहुत होती है और ये कब ऊपर हो जाएगा? प्लीज़ आंसर दीजिए। जी, जो बच्चा ग्रो करेगा तब ऊपर फील होगा, जब बच्चा छोटा होता है तो वो नीचे ही फील होता है। मरियम आतिफ ने पूछा है, आप मैम मेरी बेटी अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरी बेटी 15 डे की है, उससे गैस प्रॉब्लम है, प्लीज़ कुछ बताइए। जी, गैस ट्रबल के बारे में वीडियो अपलोडेड है, उसको आप देखिए और उसको फॉलो कीजिए। अंस ब्रदर्स ने पूछा कि हेलो मैम, मेरे 7 वीक्स का मिसकैरेज हो गया है और 15 दिन हो गए हैं, ब्लीडिंग नहीं रुक रही। जी, इंशाल्लाह रुक जाएगी। और अगर आपकी 20 दिन के बाद भी, मतलब टोटल 20 डेज के बाद भी ब्लीडिंग ना रुके तो फिर आप इसको डॉक्टर को एक दफ़ा दिखा लीजिएगा। मारिया रफ़ीक ने पूछा है कि मैम, मुझे 36 वीक स्टार्ट है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ कोई मसला तो नहीं है, प्लीज़ गाइड में, बहुत परेशान। जी, ये मसला कोई नहीं है। जो आपका वीक चल रहा है उसमें लंग्स अक्सर सप्रेस हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको सांस ठीक नहीं आता और आपको इस तरह की फीलिंग्स होती हैं। अदरवाइज़ ये एक कॉमन इशू है, आप ज़रा पिलो ऊंचा यूज़ कीजिए। समरा खालिद ने पूछा कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा कुछ दिन पहले सी सेक्शन हुआ है, सी सेक्शन की वजह से डॉक्टर ने ये भी कहा कि उसका हेड फिक्स नहीं हो रहा और ऊपर है, मेरा वाटर बैग भी लीक हो गया था। अब आप मुझे बता सकती हैं कि एक बार सी सेक्शन के बाद कितनी कंसीव की नेक्स्ट डिलीवरी नॉर्मल? जी, 2.5 साल का आप गैप रखिए और कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आप चलती फिरती रहें ताकि बच्चा आपका फिक्स हो जाए। लाइबा खान ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा 7th मंथ स्टार्ट है, बेबी मूवमेंट और सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हम इंटरकोर्स कर सकते हैं इस मंथ में? और बेबी हेल्दी है, उसके लिए क्या खाएं? जी, आप हेल्दी फूड खाइए और अपने फूड में तमाम बेसिक इंग्रेडिएंट्स को शामिल रखिए। बाकी आप इस मंथ में करना चाहें तो कर सकते। ग्लैमर एंड ब्यूटी फॉर विमेन ने पूछा है कि अस्सलाम मैम, मेरा 17 वीक है, मुझे टूथेक बहुत बुरा है और डॉक्टर ने मेरा रूट कैनाल की है, उसके लिए मैंने एंटीबायोटिक और पेन किलर ली हैं 5 डेज तक क्योंकि पेन बहुत था। प्लीज़ मुझे बताएं, इन मेडिसिन से बेबी पे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा? प्लीज़ आंसर। क्या डॉक्टर को आपने बताया था कि आप प्रेग्नेंट हैं? अगर बताया था तो फिर उन्होंने उसी हिसाब से आपको दवाइयाँ दी होंगी। अदरवाइज जो चीज़ आप कर चुकी हैं अब उसके बारे में सोचकर आप क्या परेशान होना चाहती हैं? आयशा तैयब ने पूछा कि मैं, मेरा LMP 26 अप्रैल है, मेरा कौन सा वीक है और मंथ है, और मेरा 3 मंथ का लास्ट में ब्लीडिंग का मसला हुआ है, अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया है, क्या मैं दोबारा कोई मसला तो नहीं? मेरी EDD क्या होगी? डॉक्टर ने 27 जनवरी कहा है, लेकिन आपके मेथड से मैंने निकाला तो 2 फरवरी है, कौन सा सही है? जी, आपका 2 फरवरी नहीं 2 जनवरी बनता है और डॉक्टर ने आपको 27 जनवरी दी है तो वो गलत डेट है, आपकी तकरीबन 2 या 3 जनवरी तक डेट बनती है। जुबैर कादरी ने कहा है कि सलाम बाजी, मेरा LMP 23 फरवरी है, तो इस हिसाब से मेरा कौन सा वीक है, प्लीज़ बता दें। जी, आपका 33 वीक ख़त्म हो चुके हैं और आपका 34th वीक स्टार्ट होने लगा है। जुबैर कादरी ने पूछा कि इस्लाम बाजी, म्यूकस प्लग निकलने के कैसे पता लगता है और इसके कितने दिन बाद डिलीवरी होती है? प्लीज़ रिप्लाई। और बेबी किस वीक में अपना हेड फिक्स कर लेता है और सिर्फ जाने के कितने दिन बाद डिलीवरी हो सकती है? जी, म्यूकस प्लग के बारे में हमारी
वीडियोस में सारी डिटेल मौजूद है। आप हमारी सारी वीडियोस देखिए, उसमें आपको हेड फिक्सिंग के बारे में हर चीज़ बताई गई है। अदरवाइज जो बेबी अपना हेड फिक्स करता है वो 8 मंथ के एंड में कर लेता है और नॉर्मल डिलीवरी 38 वीक के बाद कभी भी हो सकती है। मिसेस अदनान ने पूछा है कि क्या 9th मंथ में इंटरकोर्स कर सकते हैं, और 9th मंथ में सुना है कि सिर्फ गर्म चीज़ें खाते हैं, क्या जूस वगैरह नहीं पी सकते? प्लीज आंसर। जी ऐसा कुछ नहीं है, आप बस चलती फिरती रहिए, जिस्म को एक्टिव रखिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि आप इन चीज़ों को सोचिए कि गर्म चीज़ें खाने से ही सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी होती है। अदरवाइज जो फीमेल ज़्यादा एक्टिव रहती है और जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की है वो एक्सरसाइजेस करती है तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अगर आपका जूस पीने का दिल करता है तो आप पिए, लेकिन वैसे अब मौसम बदल रहा है तो कोशिश कीजिए कि ठंडा मत पिए। जुबैर खान ने पूछा है कि इस्लाम मैम मुझे 9 मंथ है और 5 डेज हो गए हैं, अब तक पेन स्टार्ट नहीं हुए, मुझे और कितने दिन वेट करना चाहिए? ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। जी अभी आप 2 वीक तक वेट कर सकती हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आपकी जिस्म में कोई और प्रॉब्लम ना हो, यानी कि आपका बच्चा ठीक हो। मीना आसिफ ने मुझसे पूछा है कि मैंने इतनी देर बाद ये पोस्ट क्यों लगाई है, तो पिछले वीक में मैं कुछ बिजी थी जिसकी वजह से मैं लगा नहीं पाई, लेकिन आप लोग बेफिक्र हो जाएं, मैं सिलसिला ख़त्म नहीं करूँगी, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देती रहूँगी। मीना आसिफ ने पूछा है कि मैम मुझे छिले के 12 दिन बाद पीरियड स्टार्ट हुए, जो कि जस्ट ब्राउन कलर में स्पॉटिंग थी। 8वें दिन मेरे डॉक्टर ने चेक करके ट्रांसमीन कैप्सूल खाना शुरू किए, बट स्पॉटिंग खत्म नहीं हुई। के बाद रेड ब्लीडिंग होने लगी, इसका फ्लो तो कम था लेकिन 7 दिन रही। मैम सवाल ये है कि इज इट नॉर्मल, ऐसा क्यों, किस वजह से हुआ? कोई बात नहीं, अगर अब नॉर्मल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो आप परेशान ना हो, कभी कभी बॉडी उस तरह रिएक्ट नहीं करती जिस तरह सबकी बॉडी रिएक्ट करती है, कुछ टेम्परेरी हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। जहाँ से सुमरो ने पूछा है कि ये सब एक्सरसाइज 40 वीक से स्टार्ट करनी है या पहले? जी मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ कि आप 36 वीक के बाद इनको शुरू कर दीजिए, लेकिन क्वांटिटी कम कीजिए और टाइमिंग कम रखिए, लेकिन बाद में उनको बढ़ाते जाइए। मुसम्मा खान ने पूछा है कि मैम मेरी ड्यू डेट 31 अक्टूबर है, 40 वीक स्टार्ट हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई पेन नहीं हुई, कितना वेट करूँ? जी आप 1 वीक और वेट कीजिए, उसके बाद पेन इंड्यूस कराने की कोशिश कीजिए। महानूर खान ने पूछा है कि प्लीज़ और ये भी बताइए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिविंग पोजीशन क्या होनी चाहिए? जी मेरी ये क्यों में है, इंशाल्लाह सून मैं इसके बारे में वीडियो बनाने वाली हूँ। लाइबा खान ने पूछा है कि और 7th मंथ में ड्राई फ्रूट्स और कॉफ़ी पी सकते हैं? जी बिल्कुल आप खा सकती हैं, लेकिन कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मिकदार में ना पिएं क्योंकि इसमें कैफीन होती है और ये बच्चे की ग्रोथ के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है। सोहा स्वीट ने पूछा है कि मैम मैंने 4 दफ़ा क्वेश्चन पूछे थे, अलग अलग थे सारे क्वेश्चन, लेकिन आपने एक का आंसर भी नहीं दिया। मैम मेरे बेबी की मूवमेंट से कैसे पता लगता है कि बेबी सही पोजीशन पे है या नहीं? मेरा 8 मंथ स्टार्ट है। जी आप मूवमेंट से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बेबी सही पोजीशन में है या नहीं, लेकिन सिर्फ ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेबी एक्टिव है या नहीं। इसके अलावा सोहा स्वीट ने पूछा है कि सेकंड ये कि बेबी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है और हिचकियाँ भी बहुत होती हैं, लेकिन बेबी को 8 मंथ स्टार्ट है, क्या ये नॉर्मल है? जी ये सब नॉर्मल है, डोंट वरी। इकरा अहमद ने पूछा है कि मैम अस्सलाम वालेकुम, मेरी प्रॉब्लम ये है कि 2 मंथ हो गए हैं, मेरे मेंसेस नहीं आए, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला अंडादानी पे सूजन है, मैं बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर ने मुझे परमोलट एन टेबलेट दी 10 डेज के लिए, वो 10 दिन के लिए, लेकिन फिर भी मेंसेस नहीं हुए। मैं क्या करूँ? ये क्या ये PCOS है? अल्ट्रासाउंड में पॉलिसिस्टिक ओवरियन लिखा हुआ है। जी बिल्कुल उसी का एब्रीवेशन है ये, तो आप वो वीडियो देखिए, उसके बारे में जो तमाम एहतियातें हैं वो कीजिए। सिद्रा नसीर ने पूछा कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा बेबी 43 डेज का हो गया, वो वॉमिटिंग बहुत करता है फीड करने के बाद, उसको डिकार भी दिलवाते हैं लेकिन फीड करने से सो जाता है, डिकार ही नहीं मारता, वॉमिटिंग के लिए क्या करूँ? जी आपने घड़ी से देख के 15 मिनट उसको डिकार दिलाना है और डिकार दिलाने के बाद भी आपने 15 मिनट इन टोटल 15 मिनट आपने उसको टैपिंग करनी है उसकी कमर के ऊपर, और फिर आप उसको लिटाइए, चाहे वो सो गया हो तो भी आप उसको फौरन मत लिटाइए, जो मैंने कहा है उसे फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सारा वसीम ने पूछा कि मैम मेरा 6 मंथ मिड में है बट कमर में बहुत दर्द होता है, क्या करूँ? जी ये कॉमन है, थोड़ा रेस्ट कर लिया करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। समारा ने पूछा है कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, मैंने आफ्टर 8 इयर्स कंसीव किया है, मेरे ट्विन बेबीज हैं और 28 वीक्स हुए हैं, मेरी डायबिटिक्स कंफर्म हुई है, बताएं कि मॉर्निंग और इवनिंग में शुगर कितना लेवल होना चाहिए? जी मॉर्निंग और इवनिंग का हिसाब नहीं है, इसमें फास्टिंग का और उसके बाद खाने के बाद वाली शुगर का हिसाब होता है। तो खाने से पहले आपकी जो शुगर है वो अंडर 100 होनी चाहिए, 90 to 100 ठीक है, इसलिए कि प्रेगनेंसी में आम डायबिटिक पर्सन से थोड़ा लेवल कम सेट करना पड़ता है। जैसे एक आम नॉर्मल बंदा 120 तक शुगर हो तो
उसकी फास्टिंग ठीक होती है। लेकिन जो बंदा डायबिटिक हो उसको 90 to 100 उसकी फास्टिंग होनी चाहिए और खाने के बाद उसकी 130 से 140 के बीच में होनी चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा और बेबी साइज में ज़्यादा बढ़ जाएगा। फ़हीम रिजवी ने पूछा कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरी अप्रैल 6 को पीरियड डेट थी, EDT 10 जनवरी डॉक्टर ने बताई थी। आप प्लीज़ बताइए कि मेरी प्रेगनेंसी है। तो नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है। आप अल्ट्रासाउंड की डेट से 14 डेज पहले हो जाती है। आप बताइए कि मेरी क्या डेट बनेगी। आपकी वीडियो से बहुत फ़ायदा होता है। अल्लाह जी आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। बहुत शुक्रिया अच्छी विशेष के लिए। जी आपकी ड्यू डेट तकरीबन 11 जनवरी बनती है। मोहम्मद अकील ने पूछा कि मैम मेरी LMP डेट 5 फरवरी थी, इस लिहाज से मेरा 38 वीक है अब, और इंटरनल चेकअप किया, डॉक्टर ने तो कहा है कि यूट्रस ओपन होने लगी है। डॉक्टर ने मुझे 10 नवंबर तक वेट करने का कहा है। लेबर पेन ना भी आए तब भी आर्टिफिशियल करेंगी, क्या मैं अभी से एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूँ? जी बिल्कुल, आप एक्सरसाइजेस कीजिए और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह आपको नॉर्मल तरीके से डिलीवरी से नवाजेगा और एक सेहतमंद बेबी देगा इंशाल्लाह। अरुष फातिमा ने पूछा कि अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर पार्ट 8, बहुत वेट किया मैंने। मैम मेरा बेबी डायरेक्ट फीड नहीं लेता और मैं बल्ब शेप पंप से निकालती हूँ, बट वो मैक्सिमम हाफ ऑन्स कलेक्ट होता है और फीडर में डाल कर देती हूँ। बेबी 1 मंथ हो गया है, क्या ये पंप करने से फीड डिक्रीज हो जाएगी? जी आप कोशिश कीजिए कि जब बच्चा सोता है उसको अपना ही फीड डायरेक्ट दीजिए। लेकिन आप जिस तरह कह रही हैं तो या आप कम दूध निकाल पा रही हैं या तो आपको पंप ठीक से यूज करना नहीं आ रहा, क्योंकि पंप से भी आप तकरीबन 3 से 4 ऑन्स दूध निकाल सकती हैं आसानी के साथ। तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब है कि आप दूध ठीक से निकाल नहीं रही है। अगर आप सही नहीं निकालेंगे तो दूध कम हो जाएगा। फिनिश असलम ने पूछा है कि मैं मेरा C सेक्शन हुआ है 2 मंथ पहले, अब 2 वीक से मुझे कभी कभी डे में स्पॉटिंग हो जाती है, कंप्लीट पीरियड नहीं, जस्ट स्पॉटिंग वंस अ डे। काइंडली बता दें कि इसकी क्या वजह है और मैं बेबी को फीड भी करा रही हूँ। जी आप इसको टेंशन ना लीजिए, कई दफ़ा ऐसे होता है और इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा ये प्रॉब्लम। आप बच्चे को खुल के फीड करवाइए ताकि ये जो स्पॉटिंग भी हो रही है ये ना हो। आरुष फातिमा ने पूछा है कि और सेकंड ये कि 30 डेज तक ब्लीड नहीं होती, 31st डे का डार्क रेड ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, पेट में दर्द भी बहुत है, क्या करूं? और क्या मैं हॉट वाटर बोतल में पेट से सिकाई और 3 डेज हो गए हैं कोऑपरेशन का, प्लीज़ पंप करने का राइट मेथड बता दीजिए प्लीज़। जी ब्लीडिंग अगर हुई है तो कोई बात नहीं, उसको होने दीजिए, 40 डेज तक आप वेट कीजिए, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और जहाँ तक पंप का सही इस्तेमाल है वो तरीका ये होता है कि पहले पंप को प्रेस कीजिए, फिर उसको ब्रेस्ट के साथ लगाइए और उसके बाद उसको छोड़िए, फिर उसको दोबारा से बार बार पंप कीजिए। जब आप डायरेक्ट यूँ लगाने के बाद पंप स्टार्ट करते हैं तो बीच में सक्शन ठीक से नहीं बनता, तो जब आप उसको प्रेस करने के बाद ब्रेस्ट के साथ लगाते हैं तो उसमें सक्शन बन जाता है। आसिफ शाह ने पूछा है कि मैम मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, 1 मंथ हो गया है विदाउट कट और स्टिचेस, मगर मुझे पी करते हुए जोर पड़ता है और तकलीफ होती है और अचानक पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जी क्योंकि आपके स्टिचेस नहीं लगे तो आपको बाहर का मसला हो चुका है, आप किसी से दवाई करवाइए और जैसे चारपाई वगैरह का कोना होता था उस तरह की कोई चीज़ हो तो उसके ऊपर आप मोटी चादर वगैरह रख के उस कोने के ऊपर बैठिए, तो इससे आपका ये जो वज़न पड़ने वाला मसला है ये ठीक हो जाएगा। उम्मीद है कि मैंने आप सबके सवालों के जवाब दे दिए होंगे और अगर किसी का क्वेश्चन रह गया हो तो वो पार्ट 9 में दोबारा कर ले या मेरे लाइव सेशन में आकर मुझसे क्वेश्चन कर ले। और अगर आपको कोई सजेशन देनी हो तो आप मुझे ज़रूर दिया करें, मैं आपकी फीडबैक की मुंतज़िर रहती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे गाइड करते हैं तो मैं उस तरह की वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए और आप उसको जिस टाइम भी फ्री हो उस नोटिफिकेशन को खोलकर वीडियो तक पहुंच जाएं। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।